हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एमएससी का टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स। हमारी एमएससी के अंदर यूनिट चल रही थी ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर हमने इससे पहले एक वीडियो लेक्चर देखा था और उसके अंदर हमने बात की थी हमारे ऑक्सीडेशन यूनिट के फर्स्ट पॉइंट की, जो कि था इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस। और उसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक आता है जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और देखेंगे कि हम हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कैसे करवा सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन के अंदर भी हम मेनली देखेंगे एल्कीन का ऑक्सीडेशन। तो जब हम बात करते हैं एल्कीन के ऑक्सीडेशन की, तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन आप काफ़ी डिफरेंट मेथड से करवा सकते हो, जैसे कि इपॉक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस, वेकर प्रोसेस एक्सेट्रा। तो ये कुछ मेथड है जिससे कि हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जिस मेथड को डिस्कस करने वाले हैं वो है इपॉक्सीडेशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इपॉक्सीडेशन का यूज़ करते हुए एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कौन कौन से हम रिएजेंट लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखने होंगे एक्सेट्रा। और इन सभी बातों को हम समझेंगे एग्जाम्पल से भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं इपॉक्सीडेशन के बारे में। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इपॉक्सीडेशन क्या होता है। तो इपॉक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको एल्कीन देखने को मिलती है। इस एल्कीन को हम ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड के साथ में। तो जब हम एल्कीन को परऑक्सी एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है इपॉक्साइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आपको इपॉक्सीडेशन के अंदर देखने को मिलता है कि जो इपॉक्सीडेशन होता है इसके अंदर जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है एल्कीन के डबल बॉन्ड में, जिससे कि हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है इपॉक्साइड और साथ में आपको देखने को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाती है इपॉक्सीडेशन की। इसी के साथ में आपको देखने को मिलेगा कि जो परऑक्सी एसिड हमने यहाँ पर लिया है उसके अंदर आपको वीक ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, जहाँ से क्या होता है जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर हो जाता है एल्कीन के डबल बॉन्ड पर। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है इपॉक्साइड का। अब अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म को लेकर, तो मैकेनिज्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास परऑक्सी एसिड है उसके अंदर आपको एक OH ग्रुप देखने को मिलता है और इस OH ग्रुप के अंदर होता है ऑक्सीजन एटम। और ये ऑक्सीजन एटम क्या करता है, एल्कीन के पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और ये जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर हो जाता है एल्कीन पर। तो यहाँ पर एल्कीन पर जब ये ट्रांसफर हो जाता है तो हमें वहां से मिलता है इपॉक्साइड और साथ में आपको देखने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से होता है इपॉक्सीडेशन का मैकेनिज्म। तो ये जो इपॉक्सीडेशन का मैकेनिज्म है ये एक कंसंट्रेटेड रिएक्शन होती है जिसमें आपको परऑक्सी एसिड का जो ऑक्सीजन है वो एक्ट करते हुए दिखाई देगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल और जो एल्कीन है वो एक्ट करती है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये बात होती है इपॉक्सीडेशन के मैकेनिज्म की। अब हम ये भी देख लेते हैं कि हम इस मैकेनिज्म को कैसे शो करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा इपॉक्सीडेशन का मैकेनिज्म, जहाँ पर आपको एल्कीन देखने को मिल रही है, साथ में है परऑक्सी एसिड और इन दोनों के अंदर कैसे बॉन्ड का मूवमेंट होगा वो आपको एरो से शो किया गया है। यहाँ पर ये वाली जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है और एल्कीन के डबल बॉन्ड के अंदर इंसर्ट हो जाती है और हमें फॉर्मेशन करके देती है इपॉक्साइड का और साथ में बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो जाता है हमारा मैकेनिज्म इपॉक्सीडेशन को लेकर। अब इसके बाद में हमारे पास एक पॉइंट ये आता है कि अगर एल्कीन के डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो वहां पर जो रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर हम एल्कीन के डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दें तो ऐसे एल्कीन की जो रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर बात आती है कि अगर मान लीजिए आपके पास में एल्कीन है और उसे हमने ट्रीट किया है लिमिटेड अमाउंट ऑफ परऑक्सी एसिड के साथ में, यानी कि हमारे पास कोई एल्कीन है और उस एल्कीन को हम ट्रीट करते हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ परऑक्सी एसिड के साथ में, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीडाइज्ड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मतलब आप इस बात को इस एग्जांपल से समझिए। हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर आपको दो डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला डबल बॉन्ड है और एक ये वाला डबल बॉन्ड है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अब हमने इस कंपाउंड को ट्रीट किया है परऑक्सी एसिड के साथ में। तो जब परऑक्सी एसिड के साथ में हम इसे ट्रीट करते हैं और यहाँ पर जो हम परऑक्सी एसिड ले रहे हैं उसे लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं, तो ये जाकर क्या करेगा, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उस पर जाकर अटैक करेगा और फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से इपॉक्साइड का। तो ये रिएक्शन आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी कि जब आपको दो तरीके की एल्कीन देखने को मिलती है और हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में परऑक्सी एसिड होता है, तो ये परऑक्सी एसिड जाके जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उस पर जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा और आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनाकर देगा। इसके बाद में हमारे पास इपॉक्सीडेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो पर एसिड के साथ में हम इपॉक्सीडेशन करवाते हैं वो एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है।
इसका मतलब है अगर हम शुरू में सिस एल्कीन ले रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिस इपोक्साइड बनेगा, और इपोक्साइड को हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अगर हम शुरू की जो एल्कीन है वो सिस लेंगे तो हमारे पास जो इपोक्साइड है वो भी सिस बनेगा। इसी तरीके से अगर हम एल्कीन ट्रांस लेते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी ट्रांस बनेगा। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक कहलाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर दो एल्कीन देखने को मिल रही है, ये है ट्रांस एल्कीन, ये है सिस एल्कीन। ये जो ट्रांस और सिस एल्कीन है जब हम इसे ट्रीट करते हैं परऑक्सी एसिड्स के साथ में तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो ट्रांस एल्कीन है वो ट्रांस इपोक्साइड का फॉर्मेशन करती है और सिस एल्कीन सिस इपोक्साइड का फॉर्मेशन करती है, या फिर आप इन्हें ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हो। इसके बाद में बात आती है हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो डबल बॉन्ड के साथ में एडिशन होता है ऑक्सीजन का वो सिन एडिशन होता है। इसका मतलब है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं उसकी सेम साइड से आपको ऑक्सीजन का एडिशन होते हुए दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं सिन एडिशन। तो डबल बॉन्ड के कंटेक्स्ट में आपको जो ऑक्सीजन का एडिशन है वो सिन एडिशन देखने को मिलता है। फिर बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमें एल्कीन का इपोक्सीडेशन करवाना हो तो इसके लिए जो मोस्ट यूजफुल रिएजेंट होगा वो है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं MCPBA। और ये जो MCPBA है इसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये जो रिएजेंट है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है और आपको पता है इपोक्सीडेशन के अंदर जो एल्कीन है वो एक्ट करती है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर ये जो रिएजेंट है वो एक मोस्ट यूजफुल रिएजेंट है इपोक्सीडेशन के लिए। तो अभी तक हमने बात की थी एसाइक्लिक एल्कीन के बारे में। अगर मान लीजिए हमें साइक्लिक एल्कीन दिया गया हो तो किस तरीके से इपोक्सीडेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि साइक्लिक एल्कीन के केस में क्या होता है, जो रिएजेंट है वो अप्रोच करता है लेस हिंडर्ड साइड से। इसका मतलब है एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उसकी जो लेस हिंडर्ड साइड होगी वहां से रिएजेंट अप्रोच करेगा एल्कीन को और वहां से आपको इपोक्साइड का फॉर्मेशन करके देगा। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक रिएक्शन देखने को मिल रही है। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये है साइक्लिक एल्कीन। साइक्लिक एल्कीन के अंदर ये वाली जो साइड है वो है लेस हिंडर्ड साइड और ये वाली जो साइड है वो है हाईली हिंडर्ड साइड। अब हमारे पास रिएजेंट आएगा जो कि है MCPBA। जब यहाँ पर MCPBA आकर अटैक करता है तो ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा लेस हिंडर्ड साइड से। तो जब MCPBA आकर लेस हिंडर्ड साइड से इस एल्कीन पर अटैक करता है तो आपको फॉर्मेशन कुछ ऐसे प्रोडक्ट की करके देगा, जिसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है जो इपोक्साइड है उसका फॉर्मेशन होता है लेस हिंडर्ड साइड से। और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास मेजर बनेगा, ऑलमोस्ट 95% इसकी इरिड होगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है जिसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिलेगी और ये तब बनेगा जब MCPBA हाईली हिंडर्ड साइड से इस एल्कीन को अप्रोच करेगा। तो ये हो जाती है हमारी साइक्लिक एल्कीन के इपोक्सीडेशन की रिएक्शन। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि कभी कभी क्या होता है जो एल्कीन है वो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में अटैच होती है और अगर हमें ऐसी एल्कीन का इपोक्सीडेशन करवाना है तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो एल्कीन होती है अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में अटैच होगी तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस एल्कीन के जो पाई बॉन्ड है उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, यानी कि पाई बॉन्ड की जो अवेलेबिलिटी है इपोक्सीडेशन के लिए वो रिड्यूस हो जाएगी, जिससे कि हम सिंपल जो रिएजेंट लेते हैं उससे हम इसका इपोक्सीडेशन नहीं करवा सकते। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है जो कि है CF3COOH और इस रिएजेंट का नाम है ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है और हेल्प करता है हमें ऐसी एल्कीन का इपोक्सीडेशन करवाने में जो कि किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में अटैच है। लेकिन इस केस का आपको एक एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगा जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको यहाँ पर ये रिएक्शन देखने को मिल रही है जिसमें ये है एल्कीन जो कि अटैच है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में। तो ऐसी एल्कीन का अगर हमें इपोक्सीडेशन करवाना होगा तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की, जो कि ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड। तो इस रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस एल्कीन का इपोक्सीडेशन करवा सकते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अगर एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो किसी अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ में कॉन्जुगेशन में है तो वहाँ पर आपको जो रेट ऑफ इपोक्सीडेशन है वो कम देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि अगर एल्कीन के साथ में कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो कि अनसैचुरेटेड ग्रुप है और इस अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ में जो एल्कीन है वो कॉन्जुगेशन में जा रही है, तो अगर हम ऐसी एल्कीन का इपोक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो इपोक्सीडेशन का रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, जो पाई बॉन्ड है वो डिलोकलाइजेशन शो करते हैं जिससे कि उसका इजिली इपोक्सीडेशन हो नहीं पाएगा। और अब हमें यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले केस के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी हमें क्या जरूरत पड़ेगी,
ट्राईफ्लोरोपेरासिटिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें ऐसी एल्कीन का इपॉक्सीडेशन करवाना है जो कि किसी अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ में कॉन्जुगेशन में है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उससे रिलेटेड एक एक्सेप्शन होता है। तो वो एक्सेप्शन क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर एल्कीन के साथ में जो लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन होता है, तो यहाँ पर जो इपॉक्सीडेशन है वो बेस्ट परफॉर्म होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ में। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर एल्कीन जिसका हमें इपॉक्सीडेशन करवाना है उसके पास में अगर आपको एल्डिहाइड या फिर कीटोन लगा हुआ दिखाई दे, तो ऐसी एल्कीन का जो इपॉक्सीडेशन होता है वो बेस्ट परफॉर्म होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड की प्रेजेंस में। यानी कि हम यहाँ पर अब पेरोक्सी एसिड का यूज़ नहीं कर रहे, हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड का। क्योंकि अगर हम यहाँ पर पेरोक्साइड रिएजेंट लेते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपको इपॉक्सीडेशन ना शो करके वो जो एल्कीन है वो शो करेगी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। और बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है कि जो ऑक्सीजन है वो इंसर्ट होता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन के अंदर और फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास एक एल्कीन है जिसका हमें इपॉक्सीडेशन करवाना है और इस एल्कीन के पास में आपको ये कीटोनिक ग्रुप भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम ऐसी एल्कीन को ट्रीट करते हैं पेरोक्सी एसिड के साथ में, तो ये पेरोक्सी एसिड के साथ में बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन शो करती है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो जाके इंसर्ट होता है इस एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर और फॉर्मेशन होता है एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन हमें यहाँ पर इस एल्कीन का इपॉक्सीडेशन करवाना है। तो अगर हमें इस एल्कीन का इपॉक्सीडेशन करवाना है तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, या फिर हम इसकी जगह ले सकते हैं टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड। तो इन दोनों रिएजेंट की हेल्प से हम इस एल्कीन का इपॉक्सीडेशन करवा सकते हैं और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है एज अ इपॉक्साइड। तो ये बात होती है हमारे इस पॉइंट की। इसी की जैसे आप एक और रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये है एल्कीन जिसके पास में लगा हुआ है कीटोनिक ग्रुप। अब अगर हम इस कंपाउंड को ट्रीट करते हैं पेरोक्सी एसिड के साथ में, तो ये पेरोक्सी एसिड के साथ में क्या करेगा, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन शो करेगा और फॉर्मेशन करेगा एस्टर का, ना कि ये फॉर्मेशन करेगा इपॉक्साइड का। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिए कि जब हम क्या करते हैं ऐसे एल्कीन को ट्रीट करते हैं जिसके पास में आपको एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ दिखाई दे, तो उसके केस में क्या होगा, जब हम उसे पर एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं तो वो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन शो करेगा, ना कि इपॉक्सीडेशन। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने डिस्कस किया इपॉक्सीडेशन के बारे में और देखा कि कैसे हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं इपॉक्सीडेशन के थ्रू। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।